Assalamualaikum viewers. Now is my topic diarrhea. What is diarrhea? Watery stool passing a day, three or more than three watery stool pass, or we can define the diarrhea, the stool more than three times which contains the water is known as the diarrhea. आप डायरिया के बारे में जानते हैं तो डायरिया वैसे भी शुरू से डिज़ीज़ में यही रहा है कि डायरिया रहता है ज़्यादातर बच्चों में या उन लोगों में जो अनहाइजीन कंडीशन में ज़्यादातर होते हैं। बच्चों में इसलिए ज़्यादा कहते हैं कि बच्चे थोड़ा सा सफाई के मामले में और ज़्यादातर हैंड वॉशिंग में वो बच्चे इतना ज़्यादा नहीं जानते। तो सबसे पहले डायरिया के बारे में जानने के लिए ये पता होना चाहिए कि 3 या मोर देन 3 वाटर स्टूल आए तो उसको डायरिया ही कहेंगे। अब डायरिया के काजेज़ आप लोग में सब कम्युनिटी में रहते हुए जानते हैं कि ये डायरिया किस वजह से होता है, इसके काजेज़ क्या हैं। सबसे पहले मेन काजेज़ जो होता है वो आप लोग मुझसे बेहतर भी जान सकते होंगे, अगर नहीं तो मैं बताना चाहता हूँ कि इन्फेक्शन, इफ़ द वायरल इन्फेक्शन हो या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या फंगल इन्फेक्शन हो तो डायरिया हो सकता है। अब इन्फेक्शन की वजह से एक मेन काज बताया है कि वो वायरल भी हो सकता है, वो बैक्टीरियल भी, वो फंगल भी। अब दूसरी बात करते हैं कि डायरिया या तो किसी डिजीज़ प्रोसेस की वजह से हो रहा है या तो डायरिया इंडाइजेशन फूड की वजह से हो रहा है या तो डायरिया कंटामिनेशन फूड की वजह से हो रहा है या डायरिया कंटामिनेटेड वाटर की वजह से हो रहा है या डायरिया अनहाइजीन कंडीशन से हो रहा है या डायरिया नॉन सेफ्टी मेजर्स की वजह से हो रहा है या डायरिया हमारे यूटेंसिल्स साफ़ ना होने की वजह से हो रहा है या डायरिया हमारे फूड के ज़्यादा देर रखने से हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें काजेज़ में आएंगी। अब साइन सिम्टम्स की बात कर रहे हैं। साइन सिम्टम्स ये होगा कि एब्डोमेन में क्रैम्प्स भी बढ़ सकते हैं, मोर देन 3 स्टूल वाटर स्टूल पास जो होगा इन अ डे में, एक दिन में, तो ये भी सिम्टम्स है डायरिया के। और क्या होगा डायरिया में? डायरिया में डिहाइड्रेशन भी होगी। डायरिया के साथ वोमिट भी हो सकती है। तो ये सारी साइन सिम्टम्स होंगे। अब इन्वेस्टिगेशन की बात करें कि इन्वेस्टिगेशन क्या करनी चाहिए डायरिया में। ऑल ऑफ यू नो अबाउट व्यूअर्स द इन्वेस्टिगेशन ऑफ डायरिया। तो सबसे पहले हमारा जहन में जाना चाहिए कि इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हो सकता है, रीनल फंक्शंस के टेस्ट करानी चाहिए, ब्लड सीपीबी देखना चाहिए, उसमें देखेंगे इन्फेक्शन रेट मार्कर्स कहाँ हैं, वाइट ब्लड काउंट कहाँ खड़े हैं, ये सारे लैब रिपोर्ट्स करानी चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे कि मैनेजमेंट क्या होगी। सबसे पहले मैंने बताया कि डायरिया से होता क्या है,
डायरिया से डिहाइड्रेट होता है बंदा। तो सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट पे आएगा, आप पेशेंट को हाइड्रेट करेंगे, आप पेशेंट को फ्लूइड, इफ द पेशेंट नॉट टॉलरेटेड द ओरल फ्लूइड सो गिव द आईवी इन्फ्यूजन। सो पेशेंट को आईवी इन्फ्यूजन पे रखें ताकि पेशेंट उस डिहाइड्रेशन से निकल के आए। अगर डिहाइड्रेशन रहेगा, इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस होंगे, फिर और ज़्यादा किडनी पे इफेक्ट पड़ेगा और बाकी ऑर्गन्स पे भी इफेक्ट पड़ता है। डिहाइड्रेशन की वजह से टेकिकार्डिया होगा, हार्ट पे इफेक्ट पड़ेगा। ये सारी चीज़ें फिर कोरिलेट करेंगी। अब डायरिया से प्रिवेंशन क्या है? आप सब जानते हैं कि डायरिया, हाँ, मैंने मेडिकल मैनेजमेंट में कुछ चीज़ें छोड़ी हैं कि जैसे मेडिकल मैनेजमेंट आपको लग रहा है कि बैक्टीरियल डायरिया है तो एंटीबायोटिक्स देंगे, वरना हम फ़ौरन ही एंटीबायोटिक की तरफ नहीं जाते। हाइड्रेट फ्लूइड वगैरह देंगे और हो सके तो फ्लेजल ना दें। ज़्यादातर लोग फ्लेजल ही देते हैं, फ्लेजल भी ना दें क्योंकि फ्लेजल डायरेक्टली आंतों को जो ना आंतों के जो हमारे एसेंशियल बैक्टीरिया है उसको भी किल कर देती है। तो इमोडियम कैप्सूल देना चाहिए और हाइड्रेट करना चाहिए, इट इज़ इनफ। अगर बैक्टीरियल डायरिया है फिर एंटीबायोटिक की तरफ जाना चाहिए। सबसे बेहतरीन एंटीबायोटिक फिर सिप्रोक्सिन ग्रुप देनी चाहिए, वो इफ़ दी बैक्टीरियल डायरिया, अदरवाइज नॉट। सो इमोडियम कैप्सूल और उसके साथ साथ ORS वगैरह ओरल टॉलरेट ना करे तो ड्रिप वगैरह इन्फ्यूजन वगैरह देनी चाहिए। और उसके बाद प्रिवेंशन के बारे में बता रहे थे तो कंटामिनेटेड फूड से बचें, हैंड हाइजीन कंटिन्यू रखें और आप यूटेंसिल्स या रखा हुआ खाना ना खाएं तो इंशाल्लाह डायरिया से बच सकते हैं। आप हमारे साथ रहें। सो प्लीज़ share my YouTube channel and subscribe my YouTube channel. Thank you all of you.